बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तलब की लचक। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि तलब की लचक क्या होती है और उसकी कितनी मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। सूरतों से मुराद उनकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है। यूनिट इलास्टिक क्या होता है, इकाई के बराबर, मतलब जितनी चेंज प्राइस में आए उतनी ही चेंज डिमांड के अंदर आए तो यूनिट इलास्टिक होती है। मोर इलास्टिक क्या होती है जी, कि प्राइस में थोड़ी चेंज की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाए तो ये क्या बन जाती है, मोर इलास्टिक बन जाती है। और अगर प्राइस में चेंज ज़्यादा हो लेकिन डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो, उसको कम हो, तो उसे क्या कहेंगे जी, लेस इलास्टिक डिमांड कहेंगे। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम दो हिस्सों में करेंगे। टॉपिक का नाम है जी कि हाउ कैन वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक को की पैमाइश किस तरीके से की जा सकती है। तो जब भी ये टॉपिक आएगा आपने सबसे पहले इंट्रो वही देना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद क्या है। सो आप लोगों ने बताना क्या है। ओके जी। सो तो आपने शुरू कहाँ से करना है, आपने शुरू यहीं से करना है कि देखें जी कि क्यू डी जो है वो है फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आती है, प्राइस की वजह से आती है। फिर आपने इसको बता देना है कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होती है जी, कि प्रोपोर्शनेट change in price due to या in response to proportionate change in proportionate change in quantity demanded in response to proportionate change in price। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे इसको मैयर करने के तरीके कितने हैं जी। सो जो आप लोगों के कोर्स में है वो चार मेथड्स गिवन है। पहला हमारे पास होता है जी टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम बोलते हैं, कुल खर्च का तरीका। दूसरा हमारे पास होता है जी परसेंटेज मेथड, उसमें हम देखेंगे कैसे होगा। ये दो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अगले जो दो हैं वो फार्मूला मेथड है एंड ज्योमेट्री मेथड है। फार्मूला मेथड के अंदर भी फिर हम लोगों ने दो चीज़ देखनी होती हैं। एक हम लोगों ने क्या देखनी होती है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, और एक हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो सब हेडिंग है वो क्या है, आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है। पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब उर्दू में इसको बोले तो तलब की नुक्ती लचक, और आर्क इलास्टिसिटी मतलब तलब की कोसी लचक। जब बहुत छोटी सी चेंज प्राइस में और उसकी वजह से बड़ी छोटी ही सी चेंज पॉइंट्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, तो व्हेन ड्यू टू वेरी स्मॉलर चेंज इन प्राइस, स्मॉलर चेंज, रिलेटिवली स्मॉलर नहीं मतलब क्वांटिटी के साथ स्मॉलर चेंज अगर आए डिमांड के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं जी, पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। और व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस और सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हो, उनको मेजर कर रहे हो, तो फिर हमारे पास क्या आती है जी, आर्क इलास्टिसिटी। इस तरह ज्योमेट्री मेथड के अंदर भी हम लोगों ने देखना होगा कि अगर हमारे पास डिमांड कर्व है, इसकी भी दो सब हेडिंग है। अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में हो तो कैसे करेंगे, और अगर ये हमारे पास कर्व्ड फॉर्म में हो, कोस की शक्ल में हो, मतलब देखें सीधी हो, खत मुस्तकीम इसका, या यूं हो। ठीक है, तो ये अगले दो लेक्चर, ये दो जो है अगले लेक्चर के लिए हैं। हम आज इन पहले दो तरीकों के ऊपर हम लोग क्या करते हैं जी, फोकस करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास कौन सा तरीका है जी, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। सपोज एक चीज़ है, उसकी कीमत है 10 रुपीज़ पर यूनिट, और हमने उसके 4 यूनिट्स खरीदे, तो बताएं हमने कुल कितने रुपए की चीज़ खरीदी, 40 रुपीज़ चीज़ खरीदी। ये 10 रुपए क्या था प्राइस थी। लेट्स सपोज जी टमाटर 10 रुपए किलो है, अल्लाह करे हो जाए, और हमने कितने किलो खरीद लिए, 4 किलो खरीद लिए, ये हमने क्वांटिटी खरीद ली। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले या कुल खर्चा निकला है। सही हो गया जी। सो इसके अंदर भी हम लोग यही देखेंगे। ये इस तरीके का बेसिकली मकसद क्या होता है, इस तरीके का मकसद भी ये होता है कि ये मैं बताता है कि आया प्राइस में चेंज की वजह से, प्राइस में चेंज की वजह से कंज्यूमर का खर्चा भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्राइस चेंज हो लेकिन कंज्यूमर का खर्चा चेंज ना हो तो यूनिट इलास्टिक है। ठीक है जी। और प्राइस चेंज हो जाए,
और कंज्यूमर का खर्चा उसकी वजह से एक्सपेंडिचर क्या चेंज हो जाता है, फिर यूनिट इलास्टिक नहीं होगी, या वो मोर होगी या वो क्या होगी, लेस होगी। अब अपनी आसानी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्राइस में चेंज से मुराद किस चीज़ को लेंगे कि प्राइस में कमी को देखेंगे कि अगर किस चीज़ की प्राइस कम हो, प्राइस डिक्रीज करे और आपका एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज ना हो तो यूनिट इलास्टिक होगी। सही होगा जी। और अगर आपकी प्राइस क्या हो जाए जी, कम हो लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाए तो मोर इलास्टिक। क्यों? जितनी प्राइस कम हुई है आपने क्वांट डिमांड बढ़ाई है लेकिन आपने ज़्यादा बढ़ा दी है पहले से, तो ज़्यादा बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा एज अ होल क्या हो गया, उसके ऊपर बढ़ गया। ठीक होगा जी। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, टोटल आउटले मेथड। सो इन दिस मेथड हम क्या करते होते हैं जी, हम ये देखते होते हैं जी, हम ये देखने की कोशिश करते हैं we focus on changes in expenditure of consumer due to changes in प्राइस लेवल। देखिए प्राइस लेवल चेंज होगा तो क्यूडी चेंज होगी। अब क्यूडी कितनी चेंज होती है कि वो आपके एक्सपेंडिचर को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये हमारे पास कौन सा मेथड है जी, टोटल आउटले मेथड। अब उसके अंदर भी हम लोगों ने फिर 3 चीज़ें बतानी है, यूनिट इलास्टिक कब होगी, मोर इलास्टिक कब होगी और लेस इलास्टिक कब होगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी सब हेडिंग में पहली सब हेडिंग कौन सी है हमारे पास, यूनिट इलास्टिक डिमांड। कौन सी है जी हमारे पास, यूनिट इलास्टिक डिमांड। तो देखें जी क्या कहता है जी यूनिट इलास्टिक डिमांड के मतलब इसमें, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, लेकिन कैसे, इन सच अ वे that total expenditure remains the same। आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे। मतलब आपकी प्राइस डिक्रीज करे, इसकी वजह से आपकी क्वांट डिमांड इंक्रीज करे, लेकिन इस तरीके से करे कि जो आपका एक्सपेंडिचर है रिमेन सेम, डज नॉट चेंज, वो सेम रहे। अब ये नीचे एक टेबल बनाया है मैंने, देखें एक चीज़ थी उसकी प्राइस 6 रुपये थी तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, दो यूनिट्स खरीद रहे थे, 2 किलो खरीद रहे थे। फिर प्राइस क्या हो गई, कम हुई तो क्वांट डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। प्राइस और कम हुई, क्वांट डिमांड और बढ़ गई। प्राइस और कम हुई, क्वांट डिमांड और बढ़ गई। लेकिन कैसे, अब जरा देखिएगा टोटल कंजम्पशन अगर यहाँ निकालें तो यहाँ पे 2 यूनिट खरीद रहे हैं और 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, 6, तो हमारा कुल खर्चा कितना है यहाँ पर 12। फिर क्या हुआ, प्राइस क्या होगी 4 रुपये, हमारी क्वांट डिमांड प्राइस कम हुई, क्वांट डिमांड क्या होगी, देख रहे हैं प्राइस कम हो रही है ना यहाँ पर, और क्वांट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा कुल खर्चा यहाँ पे कितना बढ़ रहा है। फिर क्या हुआ जी, हमारी प्राइस 3 रुपये हो गई और हमने क्वांटिटी 4 यूनिट खरीदे, तो 4 यूनिट्स खरीदे इंटू 3 रुपये पर यूनिट, तो हमारे पास अब देखें कुल खर्चा कितना है 12। फिर जी हमारी प्राइस कम हुई और देखें यहाँ फिर दोबारा प्राइस कम हुई, हमारी क्वांट डिमांड दोबारा क्या होगी, बढ़ गई। अब हम 6 यूनिट खरीद रहे हैं और कितनी प्राइस है 2 रुपये, तो अब भी हमारा खर्चा कुल कितना हो रहा है 12 रुपये। तो देखें प्राइस चेंज हो रही है, उसकी वजह से डिमांड भी चेंज हो रही है, लेकिन आपको जो टोटल कंजम्पशन है वो आपकी चेंज नहीं हो रही। तो इस मेल्ड के मुताबिक ये हमने मेजर कर लिया कि ये हमारे पास डिमांड कौन सी है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। किसके मुताबिक जी, एज पर टोटल आउटले मेथड या टोटल कंजम्पशन मेथड। अब हम इसको जरा ग्राफ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। देखें जी हमारे पास प्राइस कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है जी, प्राइस हमारे पास मैक्सिमम 6 तक जा रही है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, यहाँ हमने क्या ले ली प्राइस,
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, ये हमारे पास ओरिजिन है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, 0। तो प्राइस मैक्सिमम 6 तक जा रही है, तो मैंने एक एक का स्केल लिया, 1 2 3 4 5 6। और डिमांड मेरे पास देखें क्यू डी मैक्सिमम 6 तक जा रही है, तो ये देखें मैंने एक्स एक्स पे क्वांटिटी डिमांड को ड्रॉ कर लिया 6 के ऊपर। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखें जी, जिस वक्त प्राइस 6 है, क्यू डी कितनी है, 2। ये देखें, ये मेरे पास प्राइस है 6 रुपए और क्यू डी कितनी है, 2। तो यहाँ से आप 2 को बढ़ाएं और यहाँ से आप 6 को बढ़ाएं, तो ये देखें आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर देखें जी क्या हुआ जी, कि जब मेरे पास प्राइस कितनी हुई, 4, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 3। अब ये यहाँ से मैंने 4 रुपये प्राइस को बढ़ाया और इधर मैंने क्वांटिटी डिमांड को ऊपर बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे थे, मेरे पास पॉइंट बन गया। फिर मेरे पास प्राइस 3 हुई, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी, 4। ये मेरे पास प्राइस 3 है और ये देखें जी मेरे पास क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, 4। फिर मेरे पास प्राइस 2 हुई और क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी जी, 6। तो ये प्राइस 2 है, इसको मैं आगे लेके आया और इधर से मैंने क्यू डी को बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं। सो अब मैं तमाम पॉइंट्स को अगर आपस में मिला लूँ, तो ये जो मेरे पास बनेगी, ये डिमांड कर्व बनेगी और ये यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगी। ठीक है जी, ये देखें जी, तो ये मेरे पास डिमांड कर्व है जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, ये यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ओके हो गया जी। तो यूनिट इलास्टिक क्या होती है अंडर द टोटल कंजम्पशन, ये टोटल आउटले मेथड ये हमने देख लिया। सेकंड हमारे पास पार्ट है मोर इलास्टिक। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वही आपने बताना वहीं शुरू करना है। दिस मेथड के तहत होता क्या है कि इफ ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज की वजह से क्या हो, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या इंक्रीजेस in such a way that the total spending या total expenditure increases। जो कंज्यूमर का टोटल खर्चा है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब जितने पहले वो पैसे लगा रहे थे उस चीज़ के ऊपर, अब उस पर ज़्यादा लगाना शुरू कर दे, उसका ज़्यादा दिल करे। तो ये क्या क्या कहलाएगी हमारे पास, इस मेथड के तहत ये मेथड बताएगा कि ये डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है। मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कमी क्या कॉज करे, एन ओवरवेलमिंग इंक्रीज, इंक्रीज इन क्यूडी, क्यूडी में ओवरवेलमिंग इंक्रीज करे। क्या मतलब, टोटल स्पेंडिंग राइजेस, टोटल स्पेंडिंग राइज कर जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कौन सी होगी जी, मोर इलास्टिक डिमांड होगी। अभी नीचे टेबल बनाया हमने, ये जरा देखें जी कि प्राइस थी 6 रुपये, क्यूडी कितना था, 2 रुपये। तो देखें आपका कुल खर्चा कितना हो रहा है, 6 रुपये प्राइस है, 2 रुपये आपके पास क्या क्वांट डिमांड है, तो आपका कुल स्पेंडिंग हो रही है 12 रुपीज़ की। फिर क्या हुआ, आपकी प्राइस डिक्रीज कर गई, ये देखें प्राइस डिक्रीज हुई और क्वांट डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो हो गया, लेकिन अगर देखें कैसे, 5 रुपीज़ प्राइस हो, 4 यूनिट खरीदो, आपका कुल खर्चा कितना बन रहा है, 20 रुपीज़। तो ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्वांट डिमांड इंक्रीज in such a way that the total spending of consumer rise from rupees 12 to rupees 20, and next the price further decreased, quant demanded increased more। अब क्या हुआ जी, प्राइस 4 रुपये है और 10 रुपया, प्राइस 4 रुपये, 10 यूनिट आप खरीद रहे हैं उसके, तो आपका कुल खर्चा कितना हो रहा है, 40 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है जी, या $40 वटेवर। तो ये क्या हो रहा है जी, आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक है, कि a relatively smaller change in the price
क्या कर रही है, ब्रिंगिंग अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांड के अंदर एक बड़ी चेंज लेके आ रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोर इलास्टिक डिमांड, ज़्यादा लचकदार, इकाई से ज़्यादा, मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है जी, इसको सिंबॉलिकली शो करते हैं, इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया जी। अब इसकी हम टेबल डायग्राम बनाते हैं। टेबल बन गई है हमारे पास। तो ये देखें जी, ये हमने एक्स एक्सिस पे ले ली क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले ली प्राइस। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे आंसर करके बताना है कि ग्राफ का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस पे आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे आता है। अब इस लॉ ऑफ डिमांड के तहत तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। हम इसको वाई एक्सिस पे क्यों लिख रहे हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, बता भी देंगे आपको। लेकिन पहले ज़रा आप लोगों की इनपुट लेके आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मेरे पास प्राइस मैक्सिमम जा रही थी 6 रुपये तक, तो ये मैंने इसको ग्राफ कर लिया 6, बल्कि एक एक्स्ट्रा 7 भी ले लिया मैंने। ठीक हो गया। और क्यू डी या क्वांटिटी डिमांड मेरे पास मैक्सिमम जा रही है 10 तक, तो मैंने 10 ले ली। अब देखें, जब प्राइस 6 है तो क्यू डी कितनी है, 2 है। ये देखें जी, व्हेन प्राइस 6 है तो क्यू डी कितनी है, 2। तो यहाँ से आप 2 को बढ़ाएं क्वांटिटी डिमांड को, और इधर से आप प्राइस को बढ़ाएं जहाँ ये दोनों आपस में मिल जाए। फिर क्या हुआ जी हमारे पास, फिर यह हुआ कि हमारी प्राइस 5 हुई और क्यू डी कितनी हो गई, 4। प्राइस में कमी हुई, प्राइस 6 से कितनी हो गई, 5, और क्यू डी कितनी होगी हमारे पास, 4। तो ये देखें, फिर क्या हुआ, प्राइस हमारे पास और डिक्रीज हुई, 5 से 4 और क्यू डी और बढ़ गए। तो ये देखें जी, प्राइस हमारे पास कितनी हो गई, 4 पे हो गई। तो ये 4 को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही लाइन है ना। और जैसे क्यू डी कितनी है हमारे पास, ये 10 है। तो ये दोनों यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं। तो जरा देखें, ये कर्व बन रही है, बिल्कुल फ्लैटर किस्म की कर्व बन रही है। अगर हम इसको मिलाएं इन पॉइंट्स आपस में, तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म के, यहाँ से ऐसे, मतलब इसने डिमांड कर्व ने एक्स एक्स की तरफ बिल्कुल अपना झुकाव कर लिया, उसके ऑलमोस्ट इट्स टेंडिंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व है जिसमें इलास्टिक डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है। सही है कि नहीं सही। अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें तो ये देखें, ये थी हमारे पास चेंज इन प्राइस, और ये देखें हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चेंज इन जो क्यू है वो ग्रेटर है किससे, चेंज इन प्राइस से। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखें, ये हमारे पास ये चेंज इन प्राइस है, और ये हमारे पास ये देखें इतनी बड़ी चेंज इन प्राइस ये है, और ये चेंज इन क्यू डी है, इसमें चेंज है। तो यहाँ भी क्या नजर आ रहा है कि चेंज इन क्यू डी ग्रेटर है किससे, चेंज इन प्राइस से चेंज। सही हो गया जी। और अब इसी मेथड के तहत अगर हम लोगों ने ये देखना हो कि लेस इलास्टिक डिमांड क्या होती है, तो वो भी बड़ी सिंपल है। अब ये बड़ी, इसमें भी आपने बताना क्या है कि प्राइस का डिक्रीज, क्या बताना है आपने, प्राइस का डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज हो तो आपका एक्सपेंडिचर किस तरफ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस डिक्रीज हो और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो मोर इलास्टिक है, और जब आपकी प्राइस डिक्रीज हो और आपका खर्चा भी क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाए, आपकी स्पेंडिंग उसके ऊपर कम हो जाएगी, तो ये डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाएगी ये हमारे पास, लेस इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। सो व्हेन ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड increases, but the total expenditure, या उसको स्पेंडिंग कह लें, जो टोटल खर्चा है, does not increase, वो बढ़े नहीं बल्कि क्या हो, instead it falls, वो कम हो जाए। The demand is said to be less elastic। वर्डिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप इसी पिछली मोर इलास्टिक वाली ही की वर्डिंग को यहाँ पर लिख लें और सिर्फ ये बता दें कि when due decrease in price the quantity increases but total spending decreases, तो भी बिल्कुल कहानी ठीक है।
सो हो क्या रहा है हमारे पास, हो ये रहा है कि प्राइस डिक्रीज कर रही है, इसकी वजह से क्यू डी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। मतलब डिमांड इज रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड चेंजेस इन प्राइस, बट दैट रिस्पॉन्ड इज नॉट ओवरवेलमिंग। प्राइस इज डिक्रीजिंग, द क्यू डी इज इंक्रीजिंग, बट दैट इंक्रीज इज नॉट ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग नहीं है। इंस्टेड इट्स लेस देन पार, ये पार से भी कम है। मतलब क्या हुआ, आपका खर्चा बजाय पहले से भी क्या हो गया, उस चीज के ऊपर कम हो गया। ठीक हो गया जी। अब जरा देखते हैं जी, ये हमने टेबल बनाया है कि प्राइस 2 रुपये थी, क्यू डी कितनी थी 5, फिर प्राइस क्या हुई प्राइस को, इसको हम यहाँ से देखते हैं। प्राइस थी 6 रुपीज़ और क्यू डी अब कितनी थी 3 रुपीज़। तो अब कुल खर्चा कितना हो रहा है, 6 × 3 = 18। अब ऊपर आए तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर गई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर गई। अपना कुल खर्चा देखें, 4 × 4, प्राइस 4 × क्वांटिटी 4, देखा कुल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 16। मजीद ऊपर आए, प्राइस और डिक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड और क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अगर हम अपना एक्सपेंडिचर निकालें तो 2 × 5 कितना हो गया 10 रुपीज़। तो इसको अगर हम रिवर्स देखें, आप टेबल को उल्ट बना रहे हैं, 6 3 फिर 4 4 फिर 5 2, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। सही है जी। तो क्या हो रहा है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर या आपकी जो टोटल स्पेंडिंग है वो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वो भी साथ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सही। तो हम यहां से एक छोटा सा रिलेशनशिप बना सकते हैं इस आउटले मेथड का, कि प्राइस डिक्रीज एंड आपका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, मतलब दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो लेस इलास्टिक होगा। प्राइस डिक्रीज आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज कर जाए, इनवर्स प्रोपोर्शन हो इनके दरमियान। स्पेंडिंग में नॉट क्वांटिटी डिमांड, स्पेंडिंग की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। ये हम लिख भी सकते हैं। सो इन केस आप यहाँ पे हम ले लेते हैं ना आपकी प्राइस, यहाँ पे हम ले लेते हैं आपकी स्पेंडिंग। ठीक है जी। सो प्राइस डिक्रीज, स्पेंडिंग भी डिक्रीज। ठीक है जी। तो जो रिलेशनशिप बन गया वो कौन सा रिलेशनशिप बन गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, अगर प्राइस डिक्रीज स्पेंडिंग इंक्रीज कर जाए तो अब ये देखें जी, सेकंड देखिए जी, अगर आपकी प्राइस डिक्रीज करे और आपकी स्पेंडिंग क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ये देखिए हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक। और ये हमारे पास क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि अगर प्राइस में और स्पेंडिंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो बताएं जी कौन सी डिमांड होगी, तो आप बता देंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो लेस इलास्टिक होगी। सही होगी जी बात। अच्छा, अब इसका भी हम लोग क्या करते हैं जी, इसकी हम लोग आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड को, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया प्राइस को। अगर देखिए ये हमारे पास जो प्राइस है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। हम एक एक का स्केल ले लेते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है। तो हमने क्वांटिटी डिमांड को भी, इसको भी एक एक का स्केल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 की जरूरत नहीं थी, 5 तक काफ़ी था। ओके जी। तो देखिए जी, जब प्राइस कितनी है 2 तो क्यू डी कितना है हमारे पास 5। प्राइस 2 तो क्यू डी कितना है 5, ये देखें जी 5, और ये जी मेरे पास क्यू डी है जी 5। ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। फिर क्या हुआ, प्राइस हुई 4 तो क्यू डी भी कितनी होगी 4।
तो ये 4 QD है किस प्राइस पे, एट प्राइस 4 के ऊपर। फिर प्राइस 6 और QD कितनी हो गई 3। तो ये QD मेरे पास 3 है और प्राइस ये देखें कितनी है जी 6, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट बन गया। तो अगर हम सब पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो ये जो मेरे पास डिमांड कर्व बनेगी, ये मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 वाली बनेगी। अगर मैं इसके आपको दिखाऊं तो ये देखें ना, यहाँ पे ये चेंज इन प्राइस है। अब देखें चेंज इन प्राइस ये है एंड चेंज इन क्वांटिटी ये है। सो प्राइस में ग्रेटर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज लेके आ रही है। इस तरह यहाँ से यहाँ पे आए, अगेन देखें प्राइस में चेंज ग्रेटर है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या है, स्मॉलर है। तो ये क्या शो कर रही है, ये लेस इलास्टिक डिमांड को शो कर रही है। तो यहाँ पे आके हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हो गया। ओके जी, आज के लेक्चर का आखिरी हिस्सा है जी हमारे पास, एंड दैट इज द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड और जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था प्रोपोर्शनेट मेथड, बेसिकली सेम ही है। तो देखिए प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास होती क्या है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ परसेंटेज मेथड हम लोग इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। ये बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। सही है, ओके। अब व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन QD, ये कैसे निकलती है। सो परसेंटेज, ओके जी, सो परसेंटेज चेंज इन QD कैसे निकलेगा, सिंपल, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q और चूंकि परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो जहाँ पे डेल्टा Q किसको शो कर रहा है, चेंज इन Q को शो कर रहा है, और जो सिर्फ Q है वो क्या है जी, क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर चेंज है। इस तरह ये तो ये चीज हमारे पास, इसको हमने लिख लिया। अब इस तरह जो हमारे पास है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होती है जी, सिंपल, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा P क्या है, तो चेंज इन डेल्टा P किसको शो कर रहा है, चेंज इन प्राइस को। वेयर सिंपल जो P है ये क्या है, द प्राइस बिफोर चेंज, प्राइस लेवल बिफोर चेंज, मतलब चेंज होने से पहले हमारे पास प्राइस क्या थी। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम किस तरीके से जज करेंगे कि मोर इलास्टिक क्या है, लेस इलास्टिक क्या है, यूनिट इलास्टिक क्या है, ये अब आपको बताते हैं, फिर हम इसका टेबल बना लेते हैं। ओके जी, तो ये परसेंटेज मेथड के अंदर जो तीनों केस हैं उनको हम लिख लेते हैं। अब जरा देखिएगा, यूनिट इलास्टिक डिमांड मतलब जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स किसके हो जी, 1 के इक्वल हो। तो ये कब होगी, ये उस वक्त होगी जिस वक्त परसेंटेज चेंज इन QD और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये दोनों आपस में क्या हों, ये दोनों आपस में इक्वल हों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, यूनिट इलास्टिक हो जाएगी। जिस वक्त क्या होगी हमारे पास मोर इलास्टिक कब होगी, कि व्हेन
द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर हो किससे, परसेंटेज परसेंटेज इन प्राइस स्मॉलर हो किससे, मैंने प्राइस इधर लिख दिया ना, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी से। और लेस इलास्टिक डिमांड कब होगी, लेस इलास्टिक डिमांड तब होगी कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये थोड़ी हो किससे, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। क्यों जी, ठीक है जी। तो ये तीन मुमकिन सूरत हाल हो सकती हैं हमारे पास। इस तरह हमने जो पढ़ी थी जीरो इलास्टिक, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो, क्यूडी क्या हो, जीरो हो, तो फिर जीरो इलास्टिक डिमांड होगी। एंड इन्फिनिट इलास्टिक कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आना है ना प्राइस ने, जब प्राइस की जो है परसेंटेज चेंज वो डिनोमिनेटर में आनी है। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो इन्फिनिट हो जाएगी। और अगर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब देखें, इसका जो टेबल बनाना है वो आप लोगों ने ये काम करना है, फिर आप लोगों ने ये तीनों बनाने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने ये टेबल बनाना है। ये तरतीब आप लोगों ने याद में रखनी है। देखें जी, अब जो मैं इसका टेबल बना रहा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ मैं लिखता हूँ परसेंटेज, डेल्टा साइन है चेंज का, इन क्यूडी, और यहाँ मैं क्या निकालता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसको, कैसे जी, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के हिसाब से। सपोज जी हम कहते हैं 10% प्राइस में चेंज हुई है, 10% प्राइस में, मैं तीनों सूरतों में कितनी लेता हूँ, 10% ही लेता हूँ। नाउ अगर प्राइस में 10% चेंज की वजह से कॉइन डिमांड में चेंज भी कितनी आए, 10% ही आए, तो अब जरा देखिए क्या बनेगा, ये फार्मूला लगाएं। सो परसेंटेज चेंज क्यूडी कितना है, 10%, और परसेंटेज चेंज प्राइस भी कितनी है, 10%, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हम ये कहेंगे हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक, सेकंड केस में है, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो 10%, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो जाए 20%, तो अब जरा देख इसको निकालें, फार्मूला लगाएं।